एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, सिक्स्थ पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज हमारा कल का ही टॉपिक जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। कल हम भारतीय राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रपति में हमने निर्वाचन पद्धति के बारे में बात की थी मित्रों। आज हम निर्वाचन पद्धति में जो कल हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से मतों का मूल्य निकाला जाता है, तो आज हम विस्तार से थोड़ी बात करते हैं कि निर्वाचन पद्धति में क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्याशी जो खड़े होते हैं चुनाव में, उनके नाम जो है एक मतदान पत्र पर छाप दिए जाते हैं और नामों के आगे वरीयता अंकित करने के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। यानी जो भी मतदाता होते हैं वो चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के सामने अपनी पसंद का अंक लिख सकते हैं। यानी वरीयता से मतदान करना होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए 4 यदि प्रत्याशी खड़े हुए हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में, तो जो मतदाता हैं वो मतदाता क्या करेंगे, जिसको वो सबसे अधिक पसंद करते हैं उसके सामने 1 लिख देंगे, जिसको उससे कम पसंद करते हैं उसके सामने 2, जिस प्रत्याशी को वो 3 नंबर पे पसंद करते हैं उसको 3, और जिसको वो 4 नंबर पे पसंद करते हैं यानी सबसे अंत में पसंद करते हैं उसके आगे 4 लिख देंगे। इस तरह से प्रत्येक मतदाता क्या करेगा, अपनी वरीयता अंकित कर देता है। तो ये जो मतपत्र है, ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है, मतपत्रों से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो मतपत्र के आगे एक स्थान छोड़ा हुआ होता है जिसमें मतदाता अपनी वरीयता को अंकित कर देता है। मतदान के बाद क्या होता है, मतों की गिनती प्रारंभ होती है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मतदाता होते हैं, जैसे विधानसभाओं के सदस्य हैं निर्वाचित वो, और संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों का मतदान संसद भवन में, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मतदान अपने अपने राज्य की विधानसभाओं में होता है। फिर क्या होता है, मतदान के बाद मत पेटियों को दिल्ली में ले आया जाता है और उसके बाद जब उनकी गिनती प्रारंभ होती है, जिस दिन काउंटिंग का डिसाइड किया जाता है, उस दिन जब गिनती प्रारंभ होती है तो सबसे पहले जो अवैध मतपत्र हैं उनको निकाल दिया जाता है। अवैध मतपत्र का तात्पर्य है कि यदि किसी ने अपनी पहचान उजागर कर दी है, मतपत्र पे कुछ और लिख दिया है, अपनी वरीयता अंकित करने के अलावा कुछ और भी लिख दिया है, उसको वो थोड़ा कटफट गया है, स्पष्टता उसमें नहीं आ रही है कि ये वरीयता किस किस को अंकित की गई है, तो इस तरह के जो अवैध मतपत्र होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद जितने वैध मतपत्र बचते हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है। अब इस मत मूल्य में क्या होता है, अलग अलग राज्य विधानसभाओं से, अलग अलग लोकसभा राज्यसभा से जो मतपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से जो अवैध मत निकाल दिए गए हैं, तो ये देख लिया जाता है कि किस राज्य विधानसभा से कितने जो मत हैं वो वैध पाए गए हैं। इसी तरह से संसद में भी राज्यसभा और लोकसभा में से कितने कितने वैध मतपत्र पाए गए हैं, तो फिर चुनावी कोटा निकाला जाता है। अब इस चुनावी कोटे में क्या होता है कि जो वैध मतपत्र होते हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है। यानी जैसे राजस्थान विधानसभा से मान लो 200 जो विधायक हैं उन्होंने मतदान किया था, 200 के 200 मतपत्र जो है हमारे वैध पाए गए हैं, तो राजस्थान विधानसभा के मतों का मूल्य, सूत्र मैंने जो कल चर्चा की थी कि एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है और फिर वो जो भागफल आता है उसमें 1000 का और भाग दिया जाता है। तो इस तरह से एक मत का मूल्य आ जाता है और उस एक मत के मूल्य को कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है, तो पूरी विधानसभा के मत का मूल्य निकल जाता है। तो इस तरह से चुनावी कोटा निकाला जाता है। अब इस चुनावी कोटे के लिए मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि पहले वैध मतपत्रों का मूल्य निकाला जाता है और उसमें 2 का भाग दिया जाता है और वो जो भागफल आता है उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है। इस तरह से चुनाव कोटा आ जाता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को इतने मत मूल्य के मत प्राप्त करने होते हैं। कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कोटे के बराबर मत प्राप्त करने होते हैं और यदि किसी भी प्रत्याशी को प्रथम गणना में
निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के मतों की द्वितीय वरीयता देखी जाती है। इसमें क्या होता है मित्रों, मान लीजिए उदाहरण के लिए 4 प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनाव में और चारों को जो मतदान समाप्ति के बाद मतगणना के दिन जो है चारों के वोटों को अलग अलग छांटा गया है। सबसे पहले मतपत्र को खोला जाता है और ये देखा जाता है कि इसमें प्रथम वरीयता किस प्रत्याशी के सामने अंकित की गई है। जिस प्रत्याशी के सामने प्रथम वरीयता अंकित की गई है उसके आप ट्रे कह सकते हो, उसके निर्धारित जो स्थान है वो कह सकते हो, तो उसमें वो डाल दिया जाता है। इस तरह से सारे मतपत्रों को जो वैध हैं उनको खोल के देख लिया जाता है और जिन जिन को प्रथम वरीयता अंकित की गई है उन प्रत्याशियों को वो मतपत्र उनकी ट्रे में दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन मतों को गिन लिया जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन से मत मूल्य के मत उनको प्राप्त हुए हैं। यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सभी विधानसभाओं से उनको कितने मत प्राप्त हुए हैं, इसी तरह से सांसदों के कितने मत प्राप्त हुए हैं, सभी का मत मूल्य जोड़ दिया जाता है। अब यदि इस तरह से चुनावी कोटा किसी एक प्रत्याशी को प्राप्त नहीं होता है तो फिर जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे, प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो चारों में से सबसे कम प्रथम वरीयता जिसको प्राप्त होती है उसके मतों को दोबारा देखा जाता है। दोबारा ये देखा जाता है कि इन मतपत्रों में द्वितीय वरीयता किन किन उम्मीदवारों के सामने अंकित की गई है। तो द्वितीय वरीयता इस तरह से जिन जिन उम्मीदवारों प्रत्याशियों के पक्ष में अंकित की गई है उनके ट्रे में डाल दिया जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि अब उनको कितने मत मूल्य के मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से द्वितीय गणना के पश्चात भी यदि निर्धारित कोटे के मत प्राप्त नहीं होते, मत मूल्य के मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर देखा जाता है इन तीनों में से सबसे कम किसके हैं, उसके वाले तीसरी वरीयता देखी जाती है। इस तरह से अंततः जो प्रत्याशी निर्धारित कोटे के मत प्राप्त कर लेता है, मत मूल्य के मत प्राप्त कर लेता है, उसको विजेता घोषित किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो विभिन्न राष्ट्रपति हुए हैं लगभग सबको प्रथम गणना में ही निर्धारित कोटा प्राप्त हो गया है। लेकिन हमारे एक राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर वी गिरी 1969 में उन्होंने चुनाव जीता था राष्ट्रपति पद का। तो 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय पसंद के मतों की भी गणना हुई और तब श्री वी गिरी जो है वो निश्चित कोटा प्राप्त कर पाए थे। तो तब ज़रूरत पड़ी थी, उसके अलावा अभी तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो विभिन्न राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने किस तरह से मतों को प्राप्त किया है। अगस्त 1974 में श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो निर्वाचित हुए उन्होंने 80% से अधिक मत प्राप्त किए। इसी तरह से 21 जुलाई 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को भी सर्वसम्मति से भारत का 7वां राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। इनके सामने तो कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया गया था। 1982 में श्री जैल सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया और इसी तरह से 1987 में राष्ट्रपति के चुनाव में आर वेंकटरमण जो है वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे और 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो निर्वाचित हुए। उन्होंने 64.78% मत प्राप्त किए थे और श्री KR नारायणन जो उनके बाद निर्वाचित हुए मित्रों, बहुत ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने तो 94.97% मत प्राप्त किए थे। बहुत अधिक मत प्राप्त किए इन्होंने। और KR नारायणन के बाद जो है वो जो राष्ट्रपति हमारे निर्वाचित हुए हैं वो हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। उनको भी बहुत अच्छे जो है मत प्राप्त हुए हैं। उनको मतों का मूल्य जो है बहुत अच्छा रहा है इनको और 89% मत इनको प्राप्त हुए। 89.58% मत इन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके बाद हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है वो निर्वाचित हुई हैं और उनके बाद प्रणब मुखर्जी साहब निर्वाचित हुए और अभी आप रामनाथ कोविंद साहब जो है हमारे राष्ट्रपति है। तो विभिन्न राष्ट्रपतियों का जब भी निर्वाचन हुआ है तो उसमें मतदाता जो है उन्होंने अपनी पसंद वरीयता अंकित की है और प्रथम वरीयता जिनको प्राप्त हुई मत मूल्य गिने जाते हैं, निर्धारित कोटा निकाला जाता है, जो कोटे को प्राप्त कर लेता है उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।
अब मित्रों, हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया हमारे देश में। तो जब संविधान बन रहा था तो वाद विवाद हुआ और ये तय किया गया कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। तो उसके कारण ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता तो जो मतदाता हैं, जो कम से कम 60 करोड़ या उससे अधिक हैं, तो उनका निर्वाचन में भाग लेना बहुत कष्टदायक होता, यानी पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते। और इसी तरह से राष्ट्रपति तो हम सभी जानते हैं औपचारिक प्रधान है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, दोहरी कार्यपालिका होती है, और वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। तो इस तरह से राष्ट्रपति को फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं थी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तीसरा कारण है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। और चौथा कारण है कि संसद सदस्यों के साथ राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाए रखना भी था, ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे। क्योंकि सिर्फ यदि संसद के सदस्य ही इसके चुनाव में यदि भाग लेते तो कोई भी जो सत्तारूढ़ दल है वो आसानी से अपने उम्मीदवार को विजयी बना सकता था। लेकिन हम सभी जानते हैं राज्य विधानसभाओं के भी इस निर्वाचन में भाग लेने से स्थिति बदल जाती है। हो सकता है कि संसद में जिस दल का बहुमत हो सकता है अधिकांश राज्यों में उसके दल को कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो बहुमत दल होगा, संसद में बहुमत रखने वाला जो दल होगा, वो राज्य विधानसभाओं के समर्थन के बिना अकेला ही राष्ट्रपति के पद पर अपना प्रत्याशी निर्वाचित नहीं कर पाएगा। ये संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता हुई, इसलिए ऐसा किया गया। और एक और है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपनाने का उद्देश्य मित्रों ये था कि जो राष्ट्र का प्रधान है वो बहुमत मतों के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। यानी ऐसा नहीं हो कि जिसको सबसे ज़्यादा मिल जाए वही हो, नहीं, निर्धारित कोटा तो वो प्राप्त करे। इस पद्धति से क्या है, छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में महत्व साबित हो जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रखा गया था। और हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति का पद बहुत गौरव का पद है, बहुत गरिमा का पद है। भारतीय के अब तक जितने भी राष्ट्रपति भी हैं सभी ने अपने पद की गरिमा का ख्याल रखा है, ध्यान रखा है। किसी को भी महाभियोग की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।